राधे राधे। एपिसोड 313 सुकून के पल। शाम 7 बजे सम्राट पीहू के साथ ऑफिस से घर आया। आज पीहू हर रोज सम्राट के ओवरवर्क करने से नाराज नहीं थी, बल्कि वे दोनों आज साथ में खुश लग रहे थे। वरना जब भी पीहू ऑफिस जाने लगी थी, तब से खड़ूस रूप देखकर पीहू उसके काफी चिढ़ी हुई थी। पीहू आते ही सोफे पर धम से बैठ गई। सम्राट भी उसी के पास आकर बैठ गया। नीलिमा सोना के लिए काढ़ा बना रही थी, क्योंकि दोपहर से उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। नीलिमा काढ़ा लेकर सोना के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने सम्राट और पीहू को सोफे पर देखा तो गिलास लेकर उसके पास आ गई। उन्होंने कहा, तुम दोनों आ गए, जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी भेजती हूँ तुम दोनों के लिए। सम्राट ने हाँ में सर हिलाया और नीलिमा के हाथ पर रखे गिलास को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नीलिमा ने उसके हाथ पर मारते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं, सोना के लिए काढ़ा है। भाभी के लिए क्या हुआ उन्हें? पीहू ने चिंता जताते हुए पूछा। नीलिमा ने कहा, उसे दोपहर से ही जुकाम है, डॉक्टर अभी उसे देखकर गई है। सम्राट ने कहा, लेकिन उसे जुकाम कैसे हुआ? सुबह तो वो ठीक थी। नीलिमा ने कहा, हाँ, उसने दोपहर के अंश के मना करने के बाद भी पूरा आइसक्रीम का बॉक्स खत्म कर लिया, इसलिए। उसने आगे कहा, मैं ये सोना को देकर आती हूँ, तुम दोनों जाओ कपड़े बदल लो। और वो चली गई। सम्राट सोना के पास जाना चाहता था, पर पीहू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, सम्राट, मुझे कमरे में ले चलो, मुझसे चला नहीं जा रहा। सम्राट ने पीहू को देखा। उसने गहरी सांस ली और पीहू को गोदी में उठाकर सीढ़ी चढ़ने लगा। सम्राट को सुबह जो हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वह सुबह नाश्ता करके पीहू के साथ ऑफिस चला गया था। इधर सोना कमरे के बेड पर चुपचाप बैठी थी। सुबह के इंसिडेंट की वजह से उसका आज बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा था, जिसकी वजह से दोपहर में उसने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली थी, जिसकी वजह से उसे तेज़ जुकाम था। जुकाम की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल था। उसके पास ही आयाश बैठा था। आयाश अपनी मॉम के लिए बहुत परेशान था। उसने कहा, मम्मा, आज रात में आपके साथ ही रहूँगा ताकि मैं आपकी केयर कर सकूं। सोना ने उसके सर को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोली, आयाश, हमें जुकाम है बेटा, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथ रहते हुए तुम्हें भी जुकाम हो जाए, इसलिए तुम अपनी ग्रैंड माँ के साथ सोना। तुम्हें सारांश का भी तो केयर करना है ना? बट मम्मा, मुझे आपके साथ रहना है, सारांश का ध्यान ग्रैंड माँ रखेंगी। हाँ बेटा, मैं हूँ ना तुम दोनों का ध्यान रखने के लिए, नीलिमा ने कमरे में आते हुए कहा। लेकिन ग्रैंड माँ, मुझे मम्मी की केयर करना है, डैड तो इन्हें इनकी केयर नहीं करने दें, इसलिए किसी को तो मम्मा के पास रहना होगा ना, आयाश ने कहा। नीलिमा उसके इस बात पर हंसने लगी। उसने कहा, तुम्हें ये किसने सिखाया? मम्मा ने, आयाश ने कहा। नीलिमा ने अपना सर हिलाया और सोना के पास आते हुए बोली, सोना, इसे जल्दी से पी लो। सोना ने काढ़े का गिलास देखा और मुंह बना लिया। उसने कहा, मॉम, हमें सिर्फ जुकाम ही तो है। नीलिमा ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इसे पी रही हो ना बस। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारा खाना यहीं भेज दूंगी। पता नहीं अंश कब आएगा, तुम खाना खाकर सो जाना। सोना ने गिलास ले लिया और उससे कहा, ठीक है मॉम। सोना काढ़ा पीने लगी, लेकिन वो इतना कड़वा था कि उसके गले से ही नहीं उतर रहा था। उसने बहुत मुश्किल से काढ़ा पिया। नीलिमा उसके सर पर सहलाते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा खाना भेजती हूँ। वो जाने लगी तो सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मॉम, हमें भूख नहीं है, अंश ने आ जाने के बाद हमें उसके साथ खाना खा लेंगे। नीलिमा ने उसे देखा। उसने कहा, ठीक है, मैं अंश को फ़ोन मिलाती हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ गया है। सोना ने हाँ में सर हिलाया। रात 10 बजे खाना खाने के बाद पीहू कमरे
कि खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के मौसम को देख रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जिसके बीच से सफ़ेद चांद हल्का हल्का झांक रहा था। मौसम को देखकर लग रहा था कि कभी भी बारिश होने वाली है। हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। खिड़की खुली होने की वजह से ठंडी हवाएं पीहू के चेहरे को छू रही थीं, जिससे उसके चेहरे पे अलग ही शांति छाई हुई थी। वो आंखें बंद करके उस हवाओं को अपने अंदर महसूस कर रही थी कि किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया। पीहू उसके लिए तैयार नहीं थी। वो अचानक से ऐसे किए जाने पर चमक गई, पर जल्दी उसने खुद को संभाल लिया, जानकर कि यह सम्राट के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? सम्राट ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा। सम्राट ने उसके बालों की खुशबू को महसूस करने लगा। पीहू ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस काम के बारे में सोच रही थी। सम्राट ने उसके कंधे से उसके बाल को साइड किया और उसके गले पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए किस करने लगा। उसने कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना। सम्राट की गर्म सांसें उसके गले पर महसूस करते हुए पीहू सिहर गई। उसने कस के सम्राट के हाथों को पकड़ लिए जो उसके कमर से लिपटे हुए थे। सम्राट ने आगे कहा, वैसे भी तुमने एक हफ्ते में बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए कल से तुम मेरे साथ काम करोगी। मैं ऑफिस में हम दोनों के साथ में काम करेंगे। पीहू उसकी मधोश आवाज़ सुनकर खुद से बहकने से रोक नहीं पाई। उसने कहा, ओके। सम्राट ने उसे खुले पीठ पर किस करने लगा, जिससे पीहू की धड़कनें तेज हो गई और उसने कस के अपने कपड़े को पकड़ लिया। सम्राट ने उसे अपनी तरफ घुमाया, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी मधोश आवाज़ में बोला, पीहू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पीहू उसे देखने लगी। सम्राट ने उसके माथे पर अपना माथा जोड़ लिया और कहा, मैं तुमसे। वो कह ही रहा था कि उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। वो कहते हुए रुक गया। पीहू ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं क्या सम्राट? सम्राट उसे देखने लगा। तभी आसमान में तेज बिजली चमकने लगी और बादल गरजने की आवाज़ आई और कमरे की लाइट चली गई। पीहू डर के झट से सम्राट के सीने से लग गई। सम्राट मुस्कुराया। उसने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। पीहू ने कांपती आवाज़ में कहा, सम्राट, मुझे डर लग रहा है। सम्राट ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना। उसने कहा और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसने उसे आराम से बेड पर लिटाया और अंधेरे में ही उसके चेहरे को अपने हाथों में महसूस करने लगा। वो उसके गाल को सहलाते हुए उसके तरफ झुका और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। पीहू ने अपने हाथ सम्राट के गले पर लपेट लिए और उसे उसकी तरफ खींचा। दोनों ने किस डीप होती गई। सम्राट उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए उसके गाल को चूमने लगा। पीहू सम्राट की मदहोश कर देने वाली सांसों को अपने ऊपर महसूस करते हुए कांप रही थी। उसकी लंबी सिसकती कारी से कमरा गूंजने लगा। तभी एक बार फिर से बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। सम्राट और पीहू दोनों एक दूसरे के सामने लगे। दोनों एक दूसरे से प्यार में इस कदर खो गए कि दोनों ने किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि लाइट कब आ चुकी है। इधर सोना अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर बारिश को देख रही थी। उसने आज दोपहर में काफ़ी देर तक अपनी नींद ली थी, जिसकी वजह से इस वक्त उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसका जुकाम अब तक ठीक नहीं हुआ था। बाहर बारिश बहुत तेज थी और अंश का कोई अता पता नहीं था। उसने दीवार में टंगी घड़ी को देखा जो रात के 12 बजाने का इशारा कर रही थी। बादल गरजने की वजह से सोना घबरा भी रही थी और अंश के इतने देर बाद भी घर नहीं आने से उसे काफ़ी फिक्र होने लगी। उसने बेड पर सोए आयांश को देखा। आयांश काफ़ी समझाने के बाद भी सोना के पास सोने का जिद करने लगा। वह उसके पास आई और उसके छोटे से मासूम चेहरे को देखते हुए उसके माथे पर किस किया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढककर कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा हवेली में लगभग सभी सो चुके थे। वो बॉनफायर के पास आई जहाँ पर सब आग जलकर बुझ चुकी थी। वो पास में ही बिछे गद्दे पर आकर अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर कंफर्टेबल होकर बैठ गई। उसने पास में ही छोटे छोटे
टुकड़ों के कटे 4-5 लकड़ियों के बुझ चुके बोनफायर को डाला, जिसमें कुछ ही देर में आग फिर से जलने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को आगे किया और आग सेकने लगी। वो बीच बीच में अपने बेबी बम पर भी अपने गर्म हाथ रख रही थी। वो अपने अंदर उन 2 नन्ही जानों को महसूस कर रही थी जो उसके अंदर सांस ले रहे थे। उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर गईं। हमने नहीं सोचा था तुम दोनों के साथ हमारे ये 7 महीने इतने खास होंगे। हम अब इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं तुम दोनों का अपने सामने देखने के लिए, उसने कहा और मुस्कुराई। तभी उसके कंधे पर किसी ने गर्म कपड़ा रखा। सोना ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और पीछे पलट गई। उसने देखा उसके सामने अंश अपने एक घुटने को जमीन पर टेक कर बैठा था। आप आ गए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, सोना ने उसे देखते हुए बोली। उसने देखा अंश के कपड़ों और बाल थोड़े गीले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बारिश में भीगी हो। सोना बोली, आप तो भीग गए हैं। चलिए कमरे में कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी, उसने कहा और खिड़की खड़ी होने लगी तो अंश ने उसे वापस से बिठा दिया और अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा सा भीगा हूँ, उसने कहा और अपना शर्ट निकालकर साइड से रखा और सोना के ब्लैंकेट में घुस गया। उसने सोना को पीछे से हक कर लिया। सोना की पीठ अंश के मस्कुलर चेस्ट को छू रही थी। सोना ने महसूस किया अंश का शरीर कितना ठंडा है। सोना बहुत देर से आग के पास बैठी थी, जिसकी वजह से उसका शरीर अंश को गर्म महसूस हो रहा था। वह उसके बॉडी का गर्मराहट पाकर उसे कस के पकड़ लिया। सोने ने अपना सर अंश के सीने पर टिका लिया। उसे इस वक्त अंश की बाहों में सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील हो रहा था। उसने कहा, आपको आने में देर कैसे हो गई? कहाँ गए थे आप? आपको पता भी है आपका बेटा आपकी शिकायत कर रहा था मॉम से, ये कह रहा था कि आप हमारा ख्याल नहीं रखते। अब बताइए कहाँ थे आप? अंश ने उसके सवाल के बदले सवाल किया। क्या आयांश ने ऐसा कहा? और तुम सोई क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत खराब ठीक नहीं थी ना? सोना ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए दिन में सोने की वजह से हमें नींद नहीं आ रही थी। और हमारे सवाल का इग्नोर क्यों कर रहे हो? अंश उसके बेबी मम को सहलाते हुए बोला, और अगर मैं नहीं आता तो? क्या पूरी रात तुम इसी तरह जागने वाली थी मेरे बच्चे के साथ? सोना ने सिंपल सा जवाब दिया, हाँ। अंश ने उसके चेहरे को देखा। उसने रियलाइज़ किया कि ये लड़की जो उसके बाहों में है वो उसकी कितना प्यार करती है। उसने उसे अपनी बाहों में और भी कस समा लिया। उसने कहा, मुझे खाना खाए, तुम्हें खाना खाना है? सोना ने नहीं में सर हिलाया। अंश ने उसे हैरानी से देखा। वैसे तो ये पूरा दिन खाती रहती है, और आज क्या हुआ? उसने कहा, तुम पागल हो गई हो? इस हाल में तुम्हें भूखा रहने के लिए किसने कहा? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ, उसने कहा और किसी को बुलाने लगा तो सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें भूख नहीं है, आप ऐसे ही बैठिए ना हमारे पास, हमें अच्छा लग रहा है, उसने बहुत प्यार से कहा तो अंश वहीं रुक गया। सोना उसे अपनी आंखों से ढेर सारा प्यार लेकर देख रही थी। अंश के बाल थोड़े गीले थे जो कि उसके माथे पर बिखरे हुए थे। सोना ने अपना हाथ बढ़ाया और अंश के बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से साइड करने लगी। वो अपने हाथ से अंश के चेहरे को छूने लगी। वो इसी तरह उसके गले के पास अपनी उंगलियां फेरने लगी और फिर उसके बॉड शोल्डर पर। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियां अंश के सीने पर होते हुए उसके एब्स पर घुमाने लगी। तभी उसने किसी के धीरे से हंसने की आवाज़ आई। तब जाकर उसे रियलाइज़ हुआ वो क्या कर रही है। उसने खुद को अपने दिमाग पे थप्पड़ मारा। उसने अपनी पलकें उठाकर अंश को देखा और मुड़ गई। वो अपने शेमलेस बिहेवियर पर शर्मिंदा थी। उसने अंश उसे चिढ़ाते हुए बोला, वाइफी बस, वो 2 महीने और फिर तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, स्वेर, उसने कहा और हंसने लगा।
सोना को लगा जैसे अभी ज़मीन पर फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने कहा, नहीं तो हमें आपके साथ कुछ नहीं करना। अंश ने हंसते हुए वापस से सोना को अपनी बाहों में भरकर बैठ गया। उसने कहा, अरे इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। पूरा हक है तुम्हारा मुझ पर। उसने कहा तो सोना ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जब कुछ भी नहीं कहा तो चुपचाप बैठ गई। अंश ने उसके सर पर किस किया। उसने सोना के कंधे से उसके बाल को हटाया और उसके गर्दन पर हल्का हल्का किस करने लगा। अंश ने इस हरकत पर सोना के टाइटली अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसके पेट को सहलाने लगा। अंश ने रियलाइज़ किया कि वो इस वक्त अपना होश नहीं खो सकता। उसने गहरी सांस ली और कहा, चलो सोते हैं, बहुत रात हो गई। उसने कहा और सोना को देख जिसकी आंखें अब बंद हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो उसे कमरे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन वो किसी सोचते हुए रुक गया। उसने सोना को धीरे से गद्दे पर लेटाया और उसके बगल में लेटकर उसे अपनी आगोश में समा लिया। महेश्वरी अपार्टमेंट्स। दीप बेड पर कंबल ओढ़कर बैठा था। वो लगातार छींके जा रहा था। कमरे में हीटर ऑन था, फिर भी दीप को ठंड लग रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो बारिश में भीग कर आया हो। उसके पास ही शिवी टॉवल पकड़कर खड़ी थी। आउच! दीप अपना हाथ अपने नाक पर रखकर फिर से चीखा। शिवी उसके पास आई और उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, दीप आराम से। दीप फिर से चीखा, आउच! शिवी परेशान हो गई। उसने कहा, दीप मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। अगर किसी के चलता रहता तो आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। दीप लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करने लगा। सर्दी जुकाम से उसका चेहरा लाल था और उसकी नाक भी बंद थी। उसकी वजह से उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी। दीप ने मुश्किल से कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बारिश बहुत तेज़ है, डॉक्टर यहाँ कैसे आएंगे। शिवी फिर से परेशान हो गई। वो उसके चेहरे को गर्म पानी के टॉवल से भिगाकर साफ करते हुए बोली, किसने कहा था बारिश में भीगने के लिए? आप थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? दीप ने कहा, अरे यार हद है, मैं यहाँ बीमार हूँ और तुम डांट रही हो। शिवी ने गिल्टी फील करते हुए कहा, आई एम सॉरी दीप, लेकिन मैं क्या करूँ? आपको सर्दी लगी है ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दीप ने उसके परेशान चेहरे को देखा और अपने मन में खुश हो गया। उसने अपनी दोनों बाहें उसके लिए खोल दी और कहा, मुझे तुम्हें हक करके सोना दो ना, सुबह तक अपने आप ठीक हो जाऊंगा। शिवी ने कहा, क्या सच में? दीप ने हाँ में सिर हिलाया। शिवी ने जल्दी से सब कुछ साइड किया और दीप को गले लगा दिया। दीप ने अपना चेहरा शिवी के सीने पर छुपा लिया और उसे कस के पकड़ लिया। दोनों बेड पर आ गिरे। दीप शिवी के मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था और शिवी दीप को गर्म सांसें अपने स्किन पर महसूस करके अजीब सा फील कर रही थी। दीप ने उसके कमर को कस पर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। शिवी ने अपना हाथ बढ़ाया और लाइट ऑफ करके वो भी सो गई। इधर शौर्य अपने कमरे में नालंदा के पैरों के पास बैठा था। नालंदा को बस कुछ ही दिन बाकी थे नवा महीना लगने के लिए। उसका पेट अब काफ़ी बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बेबी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। आधी रात थी और शौर्य अपनी आधी खुली आंखों से नालंदा को समोसे खाते देख रहा था। बाहर बारिश बहुत तेज़ थी और प्रेगनेंसी के वजह से नालंदा की आधी रात में ही चटपटा खाने का मन करने लगा। शौर्य उसे अपनी बेचारी आंखों से देख रहा था। अभी अभी नालंदा ने शेफ को जगाकर अपने लिए समोसे और तीखी चटनी बनाने के लिए कहा था। उसे याद नहीं था कि नालंदा ने अब तक कितने समोसे खाए हैं। उसने नींद भरी आवाज़ में कहा, बेबी अब बस करो ना। तुमने अब तक पूरे 3 समोसे खा लिए। अब तो मुझे नींद भी आने लगी है। नालंदा ने समोसे खाते हुए कहा, हाँ तो तुम सो जाओ, किसने कहा है तुम्हें जागने के लिए? शौर्य ने हैरानी से उसे देखा। उसने कहा, तुमने ही तो मुझे जगाया है, ये कहकर कि शौर्य मेरे लिए समोसे बनवा दो, नहीं तो हमारा बच्चा भूखा रह जाएगा।
नालंदा ने यह सुना और मुंह बनाया। उसने कहा, हाँ तो जाकर तुम्हारे दूसरे कमरे में सो जाओ, कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो तुम। शौर्य ने यह सुना और उसने कहा, बेबी तुम ये क्या कह रही हो? अगर मॉम डैड को पता चला कि तुमने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? नालंदा ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, मुझे और बेबी को खाने दो, उसने कहा और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए खाने लगी। शौर्य ने अपना सर पकड़ लिया। उसने अपने मन में कहा, बस 1 महीना और, मेरी बेबी को इस दुनिया में आने दो, फिर मैं बताता हूँ मुझे रात भर जगाने का अंजाम क्या होता है, मिस नालंदा ठाकुर। 1 महीने बाद शौर्य हॉस्पिटल में एक कमरे के बाहर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। नालंदा को लेबर पेन शुरू हो गया था। जैसे जैसे उसके दर्द में कराहने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी, शौर्य और शिवी की धड़कनें तेज हो रही थीं। शौर्य उसके लिए बहुत परेशान था। उसके पास दीप और शिवी भी थे। शिवी ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शौर्य भाई आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसने इतना कहा ही था कि उसे कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। शौर्य ने खुश होते हुए शिवी को देखा। लगता है तू बाप बन गया साले, दीप ने कहा। शौर्य के गले लग गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। शौर्य ने कस के दीप को पकड़ लिया। खुशी की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर एक छोटे से बच्चे को टॉवल में लपेटकर कमरे से बाहर आई। उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर कपूर, बेटी हुई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।